चलो ध्यान दो। अब सेल का प्रदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल का प्रदर्शन हमको क्या मिला था जी? Fe से Fe2 प्लस, फिर लवण से A2 और उसके बाद Cu2 प्लस से Cu। इसने काम किया एनोड का और इसने काम किया किसका? कैथोड का। हो गया ना? अब ध्यान देने वाली बात है, एनोड कैथोड हमको पता चल गया, तो अब ये भी पता चल जाना चाहिए किसका मानक ऑक्सीकरण विभव लेंगे और किसका मानक अपचयन विभव लेंगे। तो किसका मानक ऑक्सीकरण विभव लिया जाता है? एनोड का, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसका मानक अपचयन विभव लेंगे? कैथोड का, क्योंकि कैथोड पर होता है अपचयन। ठीक है ना? तो अब जो दो चीजें हमको दी गई थी उनसे हम ईओपी और ईआरपी निकालेंगे। तो कल के सवाल में दोनों चीजें तो ईओपी ही हमको दी गई थी, कॉपर का भी ई नॉट ओपी दिया गया था और आयरन का भी ई नॉट ओपी दिया गया था। लेकिन अब हम इसमें पता करेंगे कि हम किसका ई नॉट ओपी लेंगे और किसका ई नॉट आरपी लेंगे। तो देखो, एनोड का ई नॉट ओपी लेते हैं तो दिया है ई नॉट ओपी एनोड। एनोड इसमें कौन है जी? Fe से Fe2 प्लस, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, Fe से Fe2 प्लस बराबर कितना दिया है? कितना? प्लस 0.44 वोल्ट। हो गया ना? दूसरा इसके आगे लिखोगे, कैथोड का क्या लेते हैं जी? ई नॉट आरपी लेते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हो गया ना? अभी फिर देखो, हमने तो कहा कि ई नॉट आरपी लेना चाहिए, लेकिन सवाल ने हमको क्या दिया था? ई नॉट ओपी दिया था और कितना दिया है? माइनस 0.35 वोल्ट ना? बस में था ई नॉट ओपी, बस नहीं रहा होगा, देखो ध्यान से। ठीक है ना? तो अभी ई नॉट ओपी से काम नहीं चलेगा, ई नॉट आरपी इसका निकालना है, क्योंकि कैथोड का क्या लेते हैं? ई नॉट आरपी लेते हैं। क्यों जी? क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ये रटे रहो क्या लेना है, हो जाएगा। अभी देखो, इसलिए इसका जो ई नॉट आरपी है वो अभिक्रिया को भी उल्टा कर देगा ना? बताए थे, जो दिया है उसका उल्टा बदल रहे, तो इसको भी उल्टा कर दो। अर्थात ई नॉट ओपी दिया तो Cu से Cu2 प्लस दिया ना, ई नॉट आरपी निकालना है तो Cu2 प्लस से क्या कर देना है? Cu कर देना है। हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा? क्या होगा? माइनस की प्लस 0.35 वोल्ट। क्यों प्लस होगा जी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ई नॉट ओपी होता है वो माइनस ई नॉट आरपी के बराबर होता है। अर्थात दोनों बराबर तो होते हैं, परंतु क्या होता है? विपरीत होता है। नोट करो इसका, सब आगे बढ़े। ये इतना हो गया ना? ध्यान दिएगा ना? एनोड का ई नॉट ओपी, कैथोड का ई नॉट आरपी, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसलिए तुरंत ई नॉट सेल निकालो। अब क्या निकालोगे? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का सूत्र जी? ई नॉट ओपी किसका? एनोड का। ई नॉट आरपी किसका? कैथोड का। अर्थात ई नॉट ओपी एनोड का कितना था जी? डायरेक्ट रख देते हैं। एनोड का ई नॉट ओपी कितना है? 0.44। अभी जो आयरन वाले का निकाले हैं
और कैथोड वाले का E0 RP चाहिए ना, अर्थात कैथोड किसका था, कॉपर का था, तो कॉपर का तो दोनों पता है, EOP भी पता है, ERP भी पता है, लेकिन लेना कौन सा है, ERP लेना है, क्योंकि ERP लिखे कैथोड का, जो कैथोड वाला EJ निकाले थे अभी, ERP उसका लेना है, EOP नहीं लेना है। तो उसका ERP कितना आया था, 0.35, तो कितना हो जाएगा जी, 0.78 वोल्ट। ये किसके बराबर है जी, बहुत सही, ठीक। अब देखो, अब क्या किया जाए, अब केसी निकालते हैं, केसी। सवाल तुम्हारा शुरू यहीं से होगा, वो तो ऊपर वाला अलग सवाल था जितना अब तक बताएं, ठीक है ना। अगर तुमसे केसी निकालने को बोलेगा तो सवाल यहीं से शुरू करेगा, E0 OP बताया रहेगा, E0 RP बताया रहेगा, समझ गए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे E0 सेल निकाल लेना है और केसी के लिए सूत्र लिखना है। केसी के लिए सूत्र क्या है, क्योंकि हम जानते हैं E0 सेल बराबर, क्या जानते हैं जी, 0.059/n, और उसके बाद log बेस 10 केसी, n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, यहाँ रिएक्शन में देखोगे तो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया था कल, देखे होगे, जिंक से जिंक 2+ लिखे थे, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ से Cu लिखे थे, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ 2 है, और E0 से हमको क्या मिल गया जी, 0.79 बराबर 0.059/n log बेस 10, उसके बाद केसी। तो देखो n की वैल्यू 2 रखना है ना, 2 का तिरछा गुणा इधर होगा, 0.79 गुणा 2/0.059, इन दोनों में 1000 का गुणा करा दिया जाए, बराबर केवल बचेगा log बेस 10 केसी। 1000 का गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भाग तभी दिया जा सकता है जब हर का दशमलव खत्म होगा। तो क्या हो जाएगा जी, 0.दशमलव इसका खत्म 3 अंक आगे जाएगा ना, तो 790, 0 के बाद जाके लगेगा तो ये 790 हो जाएगा, और गुणे कितना 2, और बटे इसमें देखो, इसमें 3 अंक आगे जाएगा, 9 के बाद जाके लगेगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा 59, और ये बचेगा log बेस 10 केसी। हो गया। इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, 790 पाए तो 0, 2 9 18 को 8, 2 7 14, 15 बट्टे कितना 59, फिर log बेस 10 केसी हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमको भाग देना है इसमें, तो हम भाग दे लेते हैं नकल मार के। एक 1580 में भाग देना है 59 पर। 26 तो भी ध्यान दो, जब ये कटेगा तो आ रहा है 26.779, उसके बाद क्या आया था, फिर देख लें, 7796 आया है, बराबर log बेस 10 केसी। अब एक चीज ध्यान देना है, ये तो log बेस 10 केसी है, केसी की वैल्यू कैसी निकलेगी, अब तो मामला फंस गया, दोनों तरफ log होता तो कट जाता ना, लेकिन कटने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। तो क्या करेंगे, log को दूसरी साइड में भेजेंगे, तो इधर बचेगा केवल केसी, और ये आएगा तो एंटी लॉग होगा, क्या होगा जी, एंटी लॉग 26.7796 का, ये ध्यान देना।
अब एंटी लॉग के लिए एंटी लॉगरिथम सारणी देखनी पड़ेगी हमको, जो कि तुम्हारी किताब में सबसे पीछे दी जाती है। कक्षा 9 में अगर तुमने लघुगणक पढ़ा होगा तो वहां पर भी सबसे पीछे दिया गया होगा। कक्षा 9 में लघुगणक था ना, पुरानी किताब पढ़े होगे तुम लोग तो उसमें लघुगणक चैप्टर पढ़ाया गया था। पीछे 2 पेज में, एक में तुम्हारा लॉगरिथम सारणी थी और एक में एंटी लॉगरिथम सारणी थी। लॉगरिथम वाला जो होता है शुरुआत से ही देखा जाता है। लॉगरिथम सारणी शुरुआत से देखी जाती है, मतलब 26 के आगे 7 के नीचे फिर 7 के नीचे, हो गया ना। लेकिन एंटी लॉगरिथम सारणी दशमलव के बाद देखी जाती है, हो जाएगा। अभी करना क्या है हमको, देखो यहां पे इतना हो गया ना। अभी क्या लिखा जाए, 77 के आगे 9 के नीचे, मीन डिफरेंस में 6 के नीचे। एंटी लॉग निकाल रहे हो तो दशमलव के बाद चेक करोगे, और दशमलव के बाद 4 अंक तुम्हारे पास होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 4 अंक। पहला दोनों पहले लेंगे, 77 हो गया। 77 के आगे देखेंगे किसके नीचे? 9 के नीचे। तो हम देख लेते हैं, तुम लोग को क्या जरूरत है। हाँ, सवाल में दिया रहेगा। 77 के आगे 9 के नीचे दिया है 60 12। 77 के आगे 9 के नीचे दिया है 60 12। उसके बाद उसका मीन डिफरेंस देखा जाए 6 के नीचे। मीन डिफरेंस 6 के नीचे दिया है 8। तो जोड़ने के बाद कितना हो गया? 60 20 हो गया ना। तो यहाँ पे 60 20 तो लिखोगे, लेकिन ये यहाँ पे पहले 26 दिख रहा है ना। जब लॉग निकालते हैं तो दशमलव के पहले इसको लिखते कैसे हैं? जितने अंक के बाद दशमलव होता है उसमें से 1 घटा के लिखते हैं। जितने अंक के बाद, जैसे मान लो अगर हमको 532.38 का लॉग निकालना होता है ना, दशमलव पहले कितने अंक हैं? 3 अंक है ना। 3 में से 1 घटा के इसके पहले 2 लिखते हैं ना, उसके आगे दशमलव लेके इसका जो लॉग आया होता है उसको लिखते हैं। तो निष्कर्ष, अगर यहाँ पे 2 लिखा गया है तो निष्कर्ष निकलता है कि 2 और 1 जोड़ के 3 अंक के बाद इसमें दशमलव था ना। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 26 लिखा गया है तो क्या होगा? 26 में 1 जोड़ के 27 अंक के बाद दशमलव रहा होगा इसमें, समझ गए? तो इधर से गिनती 27 बार गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते चले जाओ, 27 बार लिख लेना अपनी कॉपी में। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम लोग लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन ना, वैज्ञानिक संकेतन। हमने कहा 27 अंक बाद जाके दशमलव लगाना है। क्या जरूरत है 27 अंक जाने की? 1 अंक तुम जाओ आगे, फिर गुणा 10 लिखो, और जाना था 27 अंक ना। तो 1 अंक तुमने लगा दिया तो 1 तो कम हो गया। कितने बचे? 26। तो 10 की घात कितना लिख दोगे? 26 बराबर क्या हो जाएगा? 81। या सीधा सा रूल समझ लो, जो यहाँ पे दशमलव की पहले वाली संख्या है उसको घात में कर दो, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 जोड़ना है ना हमें। तो 1 जोड़ने का मतलब 1 अंक दशमलव अपने आप आगे कर लो तुम, हो जाएगा। और जितना यहाँ पे लिखा गया वही 10 की घात में चला जाएगा, हो जाएगा। तो छाप लो इसको। यही हमारा केसी है, सामने स्थिरांक काफी छोटा आ गया। तो जो दशमलव का 1 पॉइंट बदले हैं उसका 2.18 आया, हम लोग का 6.02 आ गया, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। चलो, हमसे का मतलब है सवाल कोई दिया और लगाने से मतलब है। हेडिंग लिखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया ना। तो लिखो, कोई इलेक्ट्रोड हो गया,
मानक अपचयन विभव के साथ साथ कोई इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव के साथ साथ कोई इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव के साथ साथ मानक ऑक्सीकरण विभव भी दिखाता है। मानक ऑक्सीकरण विभव भी दिखाता है। मानक ऑक्सीकरण विभव भी दिखाता है। हो गया ना? परंतु हो गया, परंतु उस इलेक्ट्रोड के परंतु उस इलेक्ट्रोड के हो गया मानक अपचयन विभव को उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। हो गया ना? तो लिख लो, किसी नीचे काली पेन से लिखना, किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो गया E0RP। मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर E0RP। जैसे कहने का मतलब, अगर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए E0RP लिखा -0.76 वोल्ट और E0OP लिखा +0.76 वोल्ट, क्योंकि हमको तो पता ही है उल्टा हो जाएंगे, होगा ना? अब क्या होगा, हमको अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम किसको लेंगे? E0RP को लेंगे, न कि E0OP को लेंगे। ये जरूरी क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि अभी इसके आगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे वो मानक इलेक्ट्रोड विभव पर ही बनाई गई है, अर्थात मानक अपचयन विभव पर बनाई गई है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, तो याद रखे रहो बस। अभी जब हम आगे वहां प्रयोग करेंगे तो समझ जाओगे। इतना याद रखे रहो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर चर्चा करता है तो किसको लेना है? मानक अपचयन विभव को लेना है, ऑक्सीकरण विभव को नहीं। हो जाएगा? तो लिखो आगे हेडिंग है निर्देश इलेक्ट्रोड। निर्देश इलेक्ट्रोड। हो गया? तो अब ध्यान देना है हमको, निर्देश इलेक्ट्रोड होगा क्या? जब हम किसी सेल की चर्चा करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन? एक एनोड और एक कैथोड। तो अगर हम इस सेल की चर्चा कर रहे हैं, हो गया ना? तो इसमें एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। हो गया? अब हमको अगर मान लो
पता करना है कि इस इलेक्ट्रोड का विभवांतर कितना है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। विभवांतर वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। वोल्ट मीटर को हम विभव मापी भी कहते हैं ना। तो अगर हमको विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी, और वोल्ट मीटर उठाओगे तो वोल्ट मीटर में 2 तार निकले होते हैं। 2 तार निकलने के लिए 2 तार अगर निकला तो 2 टर्मिनल जोड़ने के लिए भी चाहिए ना। तो अगर ये हमने बनाया था जिंक का और ये हमने बनाया था कॉपर का, हमने तुमको जिंक का बताया था -0.76 और कॉपर का बताया +0.35 या 3-4, ठीक है, एग्जैक्टली यही माना जाता है 3-4। अब क्या करेंगे, ये -0.76 और ये +0.34 मिला कैसे हमको? क्या इसको ऐसे जोड़ दें वोल्ट मीटर लगा के तो बता देगा कि उसमें जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है और लिख लो तुम? नहीं, जो वोल्ट मीटर बताएगा इन दोनों का बीजगणितीय योग बताएगा, अर्थात ईओपी और ईआरपी का बीजगणितीय योग बताएगा 1 कितना वोल्ट, 10 कहें तो हाँ 10 आएगा ना, 1.10 वोल्ट ये वोल्टामीटर बताएगा। मतलब इसकी सुई 1.10 वोल्ट तक विक्षेपित हो जाएगी। तो कैसे पता चला? मान लो 1.10 वोल्ट है, हमको तो यहाँ पे दिख गया, हम जोड़ के बताए ना, लेकिन वोल्ट मीटर का जो विक्षेपण है वो बता देगा कि 1.10 वोल्ट है। अब जब हमको मान लो 2 इलेक्ट्रोड दे दिए गए, यहाँ पे तो हमको जिंक का और कॉपर का पता था, लेकिन हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दें, जैसे यहाँ पे हम कैडमियम का लगा दें और यहाँ पे हम प्लेटिनम का लगा दें, तो उसके बाद तुमको पता है क्या कैडमियम का और प्लेटिनम का पता है? नहीं पता है, लेकिन फिर भी जैसे वोल्ट मीटर से जोड़ोगे, वोल्ट मीटर इनका वाला बता देगा जितना आएगा पूरा योग। अब उसने तो पूरा योग बता दिया। जैसे हमने कहा 2 संख्याओं का योग 10 है, दोनों संख्याएं बताओ, क्या होगा? पहले सोचे बहुत सी ऐसे बताएंगे बताओ, 2 संख्याओं का योग 10 है, दोनों संख्याएं बताओ, बता लोगे? कैसे 5-5, 6-4 भी तो हो सकता है, 7-3 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब जब हमने तुमसे कहा कि केवल 2 संख्याओं का योग इतना है तो तुम 2 संख्याएं कभी नहीं बता सकते। अर्थात जब यहाँ पर वोल्टामीटर ने इसको बता दिया इन दोनों के योग को, तो हम उसमें बता सकते हैं क्या कि कैडमियम का कितना है और प्लेटिनम का कितना है? नहीं बता सकते हैं। उसमें से एक का पता होना अति आवश्यक है। उसमें से अगर कह दे कि प्लेटिनम, मान लो इसका इसने बताया 2.8, उसमें हमने कह दिया कि कैडमियम का था 0.89, तब तुम इसका वाला आसानी से बता सकते हो ना। लेकिन हमारे पास तो दोनों नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक निर्देश इलेक्ट्रोड मानते हैं। निर्देश इलेक्ट्रोड अगर इसका हमको बता दिया गया तो इसके सापेक्ष अब इसका आसानी से निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके सापेक्ष हम दूसरे इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके सापेक्ष हम दूसरे इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश इलेक्ट्रोड। लेकिन अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है कि इसका कैसे पता चला। मान लो हमने कहा कि इसका 0.89 है, लेकिन उसका कैसे पता चला? क्या वो अकेला ही था कि यहाँ पे रखा हुआ था और उसको ऐसे वोल्टामीटर से दोनों जोड़ दिए, वोल्टमीटर बता दिया? अरे वोल्टमीटर से जोड़ने के लिए 2 टर्मिनल का होना आवश्यक है, अर्थात सेल का होना आवश्यक है। वोल्टमीटर केवल सेल में ही काम कर सकता है, अकेले इलेक्ट्रोड पर नहीं काम करेगा। समझ गए? तो वोल्टमीटर अकेले इलेक्ट्रोड पर काम नहीं करेगा। हमने कहा इसका 0.89 है, तो बड़े दिमाग लगा के इसका बता दिए कि 1.99 था इसका, तो कह दिए कि हाँ कैडमियम निर्देश इलेक्ट्रोड हो गया। अरे कैसे निर्देश इलेक्ट्रोड हो गया? उसका कहां से पता किए थे तुम? कैडमियम का कैसे पता चला? ये तो सवाल खड़ा होता है ना। मान लो हमने कहा कैडमियम का 0.89 है, लेकिन हमने कैसे कहा, कहां से पता चला? हमको पता तो होना चाहिए, कोई तर्क तो होना चाहिए कि कैसे पता चला। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो इन सबका बताएगा कि ये कितने कितने पे है, उसे ही हम निर्देश इलेक्ट्रोड मानेंगे। कैसे हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए कि उसका हमको पता चल जाए?
एक ऐसी युक्ति बना लें जिसका विभव हमको पता हो, तो वो युक्ति होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका होता है विभव 0 वोल्ट। क्या होता है? 0 वोल्ट, अर्थात उसमें कोई विभवांतर नहीं होता है। तो उसको जिसके साथ जोड़ देंगे, अब मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, तो उसका क्या है? 0 0 है यहाँ पे। अब अगर इसने 2.88 बताया तो पूरा 2.88 किसका होगा? जिसको हमने जोड़ा प्लेटिनम का। होगा कि नहीं होगा? इसकी जगह हमने मान लो जिंक रख दिया, तो इसने बताया कि 0.76, तो इसका कितना हो गया? 0.76 हो गया। हमने कॉपर जोड़ा, तब इसने बताया 0.34, तब हमने कहा कि इसका 0. कितना है? 34 है। इसका मतलब एक यहाँ फिक्स वाला हमको पता होना चाहिए। समझ गए? फिक्स वाला कौन माना गया है इसमें? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले तो निर्देश इलेक्ट्रोड जान चुके हो कि जिस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरे इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात किया जाता है उसे निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब अगर हम किसी एक को उठा के निर्देश इलेक्ट्रोड मान लें तो वो तर्कपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उसका कैसे पता चला था ये सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें कोई विभवांतर नहीं होता है, शून्य होता है। उसके हिसाब से हम अन्य का ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए विद्युत रसायन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या माना गया है? निर्देश इलेक्ट्रोड माना गया है। बाकी अन्य इलेक्ट्रोडों को निर्देश इलेक्ट्रोड नहीं माना गया। हो जाएगा? ये काम करना है। चलो, वो तो हम सेल के हिसाब से भी बता सकते हैं कि कौन निर्देश इलेक्ट्रोड है। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे जिंक को जोड़ा, जिंक को पहले ही हाइड्रोजन से जोड़ के पता कर लिए थे। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे एक तो लगा है, उसका बताओ क्या होगा। तो जिंक का हमने तुमको पता करके दे दिया। किसकी सहायता से? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। अब तुम उसका वाला निकाल सकते हो, हटा। हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी निर्देश इलेक्ट्रोड का काम किसने किया था? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने। इसलिए मुख्य रूप से निर्देश इलेक्ट्रोड किसको माना जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही माना जाता है। तो हम लोग इसमें शुरू करते हैं। पहले निर्देश इलेक्ट्रोड लिखोगे। निर्देश इलेक्ट्रोड, क्योंकि हो गया, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव एकल स्थिति में सीधे प्रयोग से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। एकल स्थिति में सीधे प्रयोग से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। एकल स्थिति मतलब उसको अकेले रख के। एकल स्थिति में सीधे प्रयोग से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। हो गया ना? यदि हम किसी इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करना चाहते हैं तो क्या लिखे? यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक विभव ज्ञात करना चाहते हैं, क्या बोले? सुरुज बोलो। मापन करना चाहते हैं तो हो गया, हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी, हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी जिसका विभव पहले से ही ज्ञात हो, जिसका विभव पहले से ही ज्ञात हो, पहले से ही ज्ञात हो। हो गया ना? तो आगे लिखेंगे अतः, यहां से काली पेन से लिख लो, यही निर्देश इलेक्ट्रोड की परिभाषा है।
अतः ऐसा मानक इलेक्ट्रोड हो गया जिसका मानक विभव ज्ञात हो, जिसका मानक विभव ज्ञात हो, जिसका मानक विभव ज्ञात हो तथा हो गया तथा जिसके सापेक्ष अन्य इलेक्ट्रॉनों का विभव ज्ञात किया जा सके, अन्य इलेक्ट्रॉनों का मानक विभव लिखना, अन्य इलेक्ट्रॉनों का मानक विभव ज्ञात किया जा सके, अन्य इलेक्ट्रॉनों का मानक विभव ज्ञात किया जा सके। हो गया। निर्देश इलेक्ट्रोड कहलाता है, निर्देश इलेक्ट्रोड कहलाता है। हो गया ना। हो गया। तो अब देखो हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया दिखाए, अर्थात अगर उसको अपचयन वाले के साथ जोड़े तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दिखाए, ऑक्सीकरण वाले के साथ जोड़े तो अपचयन की प्रक्रिया दिखाए। ऐसा काम कौन करता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करता है। इसीलिए हमने इसको क्या माना है? निर्देश इलेक्ट्रोड माना है। तो नीचे इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो। विद्युत रसायन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हो गया निर्देश इलेक्ट्रोड माना गया है, निर्देश इलेक्ट्रोड माना गया है। हो गया। तो निर्देश इलेक्ट्रोड क्या होगा? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका हमको मानक विभव ज्ञात हो और उसके सापेक्ष हम किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कल इसके बारे में पढ़ेंगे, बनता कैसे है, विशेष प्रकार से बनाया जाता है और इसका विभव कितना होता है ये भी हम कल जानेंगे। उसके बाद इसको जानने के बाद हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी जितने धातुओं की बनाई गई है उन सबका मानक विभव उसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर ही निकाला गया है, अर्थात उसकी सहायता से निकाला गया है। हो जाएगा। शुरू करते हैं अब। कल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन और लगेगा।